हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी का ये जो पार्ट है सेकंड है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पोएम थी इसलिए 2 पार्ट में बनानी पड़ी। तो आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था यहाँ से, हाँ, कि महलों ने दी आग, यहाँ से रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसमें इसका क्या मतलब है, तो देखिए, अंग्रेज़ों ने देसी राजाओं नवाबों का अपमान किया। मतलब जो हमारे देश के राजा थे, नवाब थे, इनका काफ़ी ज़्यादा अपमान किया था, काफ़ी ज़्यादा इनकी इंसल्ट की थी, जिससे रनिवासों में उनकी रानियाँ और बेगमें दुख से बेहाल होकर रोया करती थी। मतलब जहाँ पर रानियाँ थी, रानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा रोया करती थी, परेशान थी। उनके गहने कपड़े कलकत्ता के बाज़ारों में बेचे जाते थे। अंग्रेज़ अपने अखबारों में खुलेआम उनके कपड़ों की, रानी राजाओं के कपड़ों की, उनके जेवरों की नीलामियाँ किया करते थे अपने अखबारों में। इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों में के हाथों में बेची जा रही थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने ये कहानी सुनी है कि मतलब किस तरीके से नागपुर के जो जेवर थे और लखनऊ के जो नौलखे हार कहा जाता है, वो मतलब बेचे जा रहे थे। हमारे देश की इज्जत एक तरीके से जो अंग्रेज़ हैं वो बेच रहे थे। तो बहुत ही बुरा देश के साथ हो रहा था। और ये कहानी कहती है कवित्री कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधुपेत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो इसका क्या मतलब है, देखिए काफ़ी टफ सी है ना। कुटियाँ जो होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं। विषम वेदना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख, आहत होता है काफ़ी ज़्यादा घायल, काफ़ी ज़्यादा मतलब चोट लगना या घायल हो जाना। अपमान तो बेइज्जती होता है ना। पुरखों यानी कि जो पूर्वज थे। अभिमान प्राउड गर्व कहते हैं। रणचंडी यानी कि युद्ध की जो देवी होती हैं उसको रणचंडी कहते हैं। और आह्वान होता है बुलावा लगाना। तो देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब समझ लेते हैं कि क्या था ना इसमें कि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी ना, वो सब लोगों के मतलब पूरी तरीके से लोगों को, हमारे देश को बर्बाद कर दिया था। अंग्रेज़ों की नीतियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी हमारे देश के लिए। झोपड़ियों में रहने वाले जहाँ गहरा कष्ट झेल रहे थे, जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, कष्ट झेल रहे थे। वहीं महिलों में जो महल थे, अमीर लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनका अपमान किया जा रहा था। दूसरी ओर देश के जो वीर सैनिक थे और पूर्वज थे, उनका भी जो अपना अभिमान था ना, वो अभिमान के भाव से भरे हुए थे कि भाई जो सैनिक हैं और पुराने जो वीर हैं वो किस तरीके से अंग्रेज़ों के सामने झुक जाए, है ना। ये वाली भी बात थी। तो नाना धंधुपेत पेशवा उस समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। तो जो पेशवा थे वो जुटाने में लगे हुए थे सामग्री। उधर उनकी छबीली बहन यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है खुलेआम रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। मतलब पूरे उन्होंने खुलेआम कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। तो मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अब पूरा लड़ाई का आह्वान हो चुका था। अब आगे है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है कि इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। तो जो क्रांति थी, ये जो आंदोलन हुआ था, पूरे देश ने इसमें भागीदारी की थी। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया था और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया था। महलों में रहने वाले यानी कि राजा महाराजा जो थे, इन्होंने जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, और जो झोपड़ी गरीब लोग थे उन्होंने इनका साथ दिया था और आंदोलन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया था। स्वतंत्रता की चिंगारी देशवासियों के हृदय में समाई हुई थी। क्रांति की इस लहर, जो क्रांति की जो पूरी की पूरी लहर थी, ये दिल्ली से झांसी और लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, हर तरफ ये फैल गई थी कि भाई देश को आज़ाद कराना है। जबलपुर और कोल्हापुर में कुछ चिंगारियाँ भड़की थी। मतलब थोड़ा बहुत जो हमें
देखने को मिलता है। आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी वो जबलपुर कोल्हापुर में भी हमें देखने को मिलती है। और ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलो से सुनी थी, ऐसा कवित्री कहती है। आगे है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधुपूत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो देखिए इसमें ना अलग अलग नाम बताए गए हैं कि कौन कौन किस किस ने लड़ाई करी थी। तो इसमें स्वतंत्रता के इस महान में मतलब इतना महान पर्व था, या फिर आप कह सकते हैं इतनी महान जो लड़ाई थी, बहुत लोग इसमें शहीद हुए। इसमें नाना धंधुपंत, तातिया तोपे, अजीमुल्ला खान, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। पर इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। तो ये जो बलिदान हुआ, हमारे देश के इतने सारे सैनिक, इतने सारे राजा महाराजा लोग मरे अंग्रेज़ों के लिए, तो ये सब क्या था कि भाई गद्दारी की है और अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरीके से बदला लिया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनको जो कुर्बानी थी, मतलब जो कुर्बानी दी थी हमारे देश के लोगों ने, वो अंग्रेज़ों के लिए तो जुर्म था ना कि भाई तुमने कैसे आंदोलन, कैसे विद्रोह किया हमारे खिलाफ, है ना। तो अंग्रेज़ तो ऐसा ही बोल रहे थे। तो ये कहानी है। फिर आगे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। तो इसमें क्या है देखिए, वॉकर एक ऑफिसर था अंग्रेजी सेना का। इसमें अन्य वीरों की कहानी छोड़कर, हमने इससे पहले काफ़ी सारे वीरों की कहानी देखी, उनकी अगर कहानी हम छोड़ के आगे बढ़ें झांसी की तरफ, यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच एक बहुत ही वीर पुरुष की भांति लड़ रही थी। उस समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा, सैनिकों के बीच से आगे बढ़ा, रानी ने तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जिसमें कोई समानता नहीं थी। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मतलब रानी लक्ष्मीबाई और जो लेफ्टिनेंट वॉकर था अंग्रेज़ों की तरफ से, उनके युद्ध हो रहा था, पर उनके बीच में कोई समानता नहीं थी और लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ से हार के भाग गया। और ये कहानी बुंदेले हर बोलो के मुँह से कहती हैं कवित्री की हमने सुनी है। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो इसका है आगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़े पर दौड़ती हुई कालपी पहुंची। कालपी एक जगह है, वहां पर लगातार 100 मील तक दौड़ते हुए वहां पहुंच गई। अब घोड़ा थककर जो है धरती पर गिर गया और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया, वीर होकर विजयी होकर वो और आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर का जो सिंधियों का राजा था ना, वो अंग्रेजों का मित्र था, वो अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग गया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार कर लिया था वहाँ पर सिंधिया की राजधानी पर। तो सिंधिया जो कि अंग्रेज़ों का मित्र था, वो वहाँ से छोड़कर भाग गया, अंग्रेज़ों के मित्र भाग गया। और ये कहानी हमने सुनी है बुंदेले हर बोलो से। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की सेना फिर घिर आई, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उनके, उसने मुँह की खाई, काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो अब आगे बताते हैं कि रानी को विजय तो मिली, पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। विजय मिली रानी लक्ष्मीबाई को कई बार, पर अंग्रेजों की सेना उनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था और जिसे उन्होंने परास्त कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल स्मिथ को भी हरा दिया। रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा थीं, तो उनकी सहेलियां भी थी काना और मंदरा रानी के साथ। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई, लेकिन तभी पीछे से हेरूज आ गया, जो ह्यूज रोज, ये इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है इसका, HUGEROS, ह्यूज रोज। तो इनकी सहेलियों ने रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी हड़कंप मचा रही थी, तभी ह्यूज रो जो है वो आ गया पीछे से और रानी दुश्मनों से घिर गई। अब अच्छे से लड़ रही थी, बट ह्यूज रोज आ गया जैसे ही, तभी रानी जो है हर तरफ से दुश्मनों से घिर गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार।
तो रानी मारकाट करती हुई फिर वहाँ से निकल ली थी। अंग्रेज़ों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेज़ों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार करके वो आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और अड़ गया। अब क्योंकि उनका जो पुराना घोड़ा था वो तो मर गया था, अब नया घोड़ा जो है इतना थक के अड़ गया, वो आगे नहीं बढ़ा। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार वहां पर आ पहुंचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। तो मतलब उन्होंने खूब अच्छे से लड़ाई करी रानी लक्ष्मीबाई ने, मगर उनका वहाँ से अंग्रेज़ों से पूरी तरीके से वो घिर गई थी, बट फिर भी आगे निकल गई। बट नाली आ गई बीच में और उनका घोड़ा वहीं पर रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं। और फिर अंग्रेज़ आ गए और खूब घमासान युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर मृत्यु हो गई। सिंघनी की तरह लड़ी वो बिल्कुल, मगर वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। अब इसमें ये बताते हैं कि रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर उनकी अलौकिक यात्रा निकली, मतलब उनकी डेथ हो गई और इतना तेज था, मतलब उनकी चिता में एक अलौकिक जिंदगी उन्होंने जी थी। उनका तेज अग्नि के तेज से मिलकर आगे चला गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। तेज का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्लो है, या फिर शक्ति को, एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस समय रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई उस टाइम उनकी एज सिर्फ 23 ईयर्स की थी। वो कोई साधारण मानुष, यहाँ पे मनुज है ना, साधारण कोई ह्यूमन, कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी। वो एक ईश्वर के अवतार की तरह थी, स्वतंत्रता की देवी थी। जो हमारे सोए हुए, हमारे अंदर जो सोया हुआ मनुष्य था कि हम देश के गुलामी झेल रहे थे, उसको वो जगा गई थी और हमें रास्ता दिखा कर गई। जो शिक्षा उनको हमें देनी थी वो दे करके चली गई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, मतलब जो सीख उन्हें हमें देनी थी वो सीख सिखा करके हमें वो चली गई। अब हमें आगे लड़ना था। अब इसमें यहाँ से है दिखा गई पथ, ये वाला हो गया। अब जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे वासी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और कह रही हैं, हम भारतवासी तुम्हारे उस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा ये बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। मतलब जो बलिदान रानी ने इतनी कम उम्र में किया, ये बलिदान को जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे अंदर भी एक नई भावना उत्पन्न होगी कि स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने कितना बलिदान दिया था। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, हो सकता है हिस्ट्री में तुम्हारे बारे में ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का भी प्रयास किया जाए, जो तुमने किया है देश के लिए उसको मिटाया भी दिया जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोले से झांसी का निशान मिटा दे, गोले से मतलब ग्लोब से, इस दुनिया से जो अंग्रेज जीत की खुशी में हो सकता है कि ग्लोब से झांसी का नाम तक मिटाने की कोशिश करें, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है कि रानी लक्ष्मीबाई तुमने जो किया है वो मतलब इस दुनिया से मिट ही नहीं सकता है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुल्य है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोएम लिखी है, एक कविता। वो कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, आपने जो काम किए हैं वो कोई लिखे ना लिखे, इतिहास से शायद आपको मिटा दिया जाए, मगर जो आपने खुद से जो स्मारक अपना बनाया है, जो इज्जत लोगों के मन में आपने अपने लिए डाल दी है ये बलिदान दे करके, वो अतुल्य है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आपको हमारी यादों से कोई नहीं मिटा सकता है। तो ये जो पोएम है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने और काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी मतलब पेट्रियाटिक भावना, हमारे देशभक्ति की भावना हमारे अंदर भरने वाली ये कविता है। तो ये हमारे हो गए 2 पार्ट में बनी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी। तो अब हिंदी के ये वाली रह गया था ये वाला चैप्टर, बाकी सारे के सारे तो हो चुके हैं कंप्लीट चैप्टर्स। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।